Hello, my dear friends. Very good evening to all of you. Welcome to Exampur CDS CAPF FCAT एग्जाम prep चैनल। मैं हूं जुबैर एहसानी और आज के सेशन में हम बात करेंगे साइंस के टॉप 50 एमसीक्यूज। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से सभी सेगमेंट से क्वेश्चन होंगे। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों का टारगेट है, वो हम पूरा करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और अच्छे लेवल के होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ये देख लूं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सोनम यदुवंशी, निकिता विश्वकर्मा, आकाश दुबे, कृष्ण कुमार। सो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। तो 50 बेहतरीन सवालों के साथ मैं हाजिर हूं आज के सेशन में। इनमें से ज्यादातर सवाल प्रीवियस ईयर्स के होंगे और कुछ सवाल जो हैं मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल भी हमने शामिल किए हैं। तो एक बार जितने लोग लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि हम बिना किसी देर के अपने सेशन का कर सके आगाज। कृष्ण, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सकुशल होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक लगातार तैयारियां करती रहनी है और हमें हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार कोशिशें करनी है। ठीक है, चलिए तो भाई मिल स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल के साथ सेशन को। इस बीच हमारे साथ आरजू चौहान भी जुड़ चुकी हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल कहता है कि which one of the following will happen if the medium surrounding the cell has higher concentration than the cell। एक सेल को एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल के कंसंट्रेशन से। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज गलतियां हो सकती हैं, अदरवाइज आपसे हो सकती हैं इसको समझने में गलतियां। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल को हमने ऐसे मीडियम में रखा है। Which of the following will happen if medium surrounding the cell has higher concentration than the cell। जैसे सपोज करो कि ये एक सेल है और इस सेल को हमने एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका कंसंट्रेशन सेल के मीडियम से ज्यादा है। ये है हाइयर कंसंट्रेशन, सांद्रता अधिक है, और सेल के अंदर जो लिक्विड है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये लोअर कंसंट्रेशन पे है, लोअर कंसंट्रेशन पे है। ओके, तो बताइए कि क्या होगा। सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल जो है वो डाई कर जाएगा, देयर विल बी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। द सेल विल लूज वाटर, सेल जो है वो वाटर लूज करेगा, सेल जो है वो वाटर लूज करेगा। अब देखो, सेल के अंदर जो लिक्विड है और सेल के बाहर जो लिक्विड है, तो सेल के अंदर जो लिक्विड है वो लोअर कंसंट्रेशन पे है और बाहर जो है वो हाइयर कंसंट्रेशन पे है ना। तो वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो यानी जो सेल है वो वाटर लूज करेगा, है ना। सेल जो है वो वाटर लूज करेगा। तो सेल विल लूज वाटर। क्यों वाटर लूज करेगा? यहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन है मतलब वाटर कम है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है मतलब वाटर ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो सॉल्वेंट अपने हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल है वो कैसा मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सही उत्तर यहाँ पर था ऑप्शन नंबर ए। क्या था? ऑप्शन नंबर ए। नाउ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स टू इट्स सरफेस। जल्दी बताइए। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट नहीं मूव करता, सॉल्वेंट मूव करता है उसके हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने आपको पढ़ाया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बोला था कि दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेयर और सेर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी अंतः परद्रव्यवी जालिका। सेर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतः परद्रव्यवी जालिका। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रफ क्यों दिखता था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रफ क्यों दिख रहा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रफ क्यों दिख रहा था? क्योंकि इसके सतह पे राइबोसोम थे। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और इसे माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो इसका जो अपीयरेंस है वो रफ होगा, है ना, देखने में खुरदुरा लगेगा। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सतह पे राइबोसोम ना होने के कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसे देखा जाएगा तो स्मूथ लगेगा। तो पूछ रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बिकॉज द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल ऑन इट्स सरफेस। इसकी सतह से क्या चिपका रहता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका डी बोले तो राइबोसोम। डी बोले तो राइबोसोम। ओके, तो सही उत्तर है डी। नहीं, कल भी है, शाम को 7 बजे। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया, दैट इज राइबोसोम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से प्लांट टिश्यू पढ़ रखा है यूट्यूब पर और वहीं से ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। सवाल ये कह रहा है कि प्लांट का लेंथ इंक्रीज कौन सा प्लांट टिश्यू करता है? द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, है ना, जड़ों और तना के लंबाई को बढ़ाने वाला कौन सा प्लांट टिश्यू होता है ना। यानी लंबाई में जो वृद्धि होती है प्लांट्स की वो कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ, प्राथमिक वृद्धि। यानी पौधे की प्राथमिक वृद्धि में कौन सा प्लांट टिश्यू भाग लेता है? लैटरल, इंटरकैलरी, एपिकल, सेकेंडरी ग्रोथ। तो 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने बताए थे। लैटरल मोटाई बढ़ाता है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करता है। इंटरकैलरी 2 नोड के बीच का लेंथ बढ़ाता है, पत्तियों का आकार, फूलों का आकार बढ़ाता है। लेकिन जो एपिकल मेरिस्टेम है, शीर्षस्थ विभाज्योतक है ना, वो तना के शीर्ष पर और जड़ों के शीर्ष पर मतलब रूट अपेक्स और शूट अपेक्स पे पाया जाता था और ये प्लांट का लेंथ बढ़ाता था। सो एपिकल मेरिस्टेम हिंदी में बोले तो शीर्षस्थ विभाज्योतक। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। पंकज कुमार राव, कृष्ण कुमार, प्रदीप कुमार, इति शर्मा, हर्ष, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। बहुत खूब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन प्लांट सेल द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाई। प्लांट सेल जो टर्जिड रहता है, टाइट रहता है और रिजिड रहता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण? आपके ऑप्शंस हैं राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप, है ना, कोशिका रस से भरी रसधानियां। तो अगर हम बात करें कि प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा वैक्यूल रहता है, बहुत बड़ा सा वैक्यूल रहता है ना, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको सेल सैप कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सेल टर्जिड या टाइट रहता है और रिजिड रहता है। सो वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप, है ना, कोशिका रस से भरी रसधानियां। राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा सवाल और अच्छी क्वालिटी का सवाल, अच्छे लेवल का सवाल। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंगक हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं। इनकी वजह से टर्जिडिटी नहीं होती। प्लांट सेल में एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें क्या होता है?
एक लिक्विड भरी होती है जिसे सेल सैप कहते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट सेल टर्जिड होता है, टाइट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। पॉलेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, अभी हम लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा है इसी हफ्ते, तो वहां से ये क्वेश्चन है कि पराग कण उत्पन्न होते हैं। पॉलेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, पॉलन ग्रेन्स किसमें बनते हैं? कोरोला, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो फ्लावर का या प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टमेन। क्या कहते हैं? स्टमेन कहते हैं, पुंकेसर, है ना। और स्टमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, नर प्रजनन अंग है पौधे का। और इसके दो पार्ट हैं, है ना। इसको बोलते थे एंथर, ये ऊपर वाले पार्ट को एंथर मतलब परागकोश, और ये जो नीचे वाली फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर थी उसको कह रहे थे फिलामेंट मतलब तंतु। फिलामेंट मतलब तंतु। इस एंथर में कण जैसी संरचनाएं, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, उन्हीं को हम लोग कह रहे थे क्या? पॉलन ग्रेन, पराग कण। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। पंकज, इति, प्रदीप, कृष्ण, सलोनी, बहुत खूब, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है द सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की। न्यूक्लियस वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, है ना, न्यूक्लियस की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी। प्लांट सेल जनरली हैव लाइसोसोम्स, पादप कोशिकाओं में सामान्यतः लाइसोसोम पाए जाते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? बताइए जल्दी। बहुत अच्छा सवाल, उम्मीद करता हूं कि सारे लोग इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की खोज की थी, बिल्कुल सत्य है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे, ये भी परम सत्य है। लेकिन ये वाला सत्य नहीं है। प्लांट सेल में जनरली लाइसोसोम नहीं होते, लाइसोसोम जनरली एनिमल सेल में हुआ करते हैं। सो 1 and 2 शुड बी द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, तो प्लांट सेल में जनरली लाइसोसोम नहीं पाए जाते, जनरली, सामान्यतः। Which one of the following is known as wood spirit, निम्नलिखित में से किसे हम wood spirit या काष्ठ स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं? बहुत अच्छा सवाल। कई बार ये सवाल प्रत्येक विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये सवाल पूछे गए हैं। डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी प्री, हर जगह पूछा गया। सो जो मिथाइल अल्कोहल होता है दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH भी कहते हैं, इसको हम वुड स्पिरिट कहते हैं, और यही है जहरीली शराब। आप कहते हैं ना कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की डेथ हो गई, यही है ये। और यह इथेनॉल, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, ये पीने वाला शराब है। इथाइल अल्कोहल फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको हम ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रेन अल्कोहल। ये जो शराब आप पीते हैं वो होता है इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल की जगह गलती से अगर मिथाइल अल्कोहल बन गया तो यही जहरीली शराब है जिसके पीने से लोगों की डेथ हो जाती है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका था ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। Which one of the following is not show Tyndall effect, निम्नलिखित में से कौन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा? हम लोगों ने लाइट भरपूर तरीके से पढ़ा है यूट्यूब पर, उसका फायदा उठाइए और इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या था कि अगर कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं
then this phenomenon is known as Tyndall effect. That is when a scattering of light takes place by colloidal particles, then this is known as Tyndall effect. अगर प्रकाश का परिकीर्णन कोल्लॉइडी विलयन में उपस्थित कणों के द्वारा हो रहा है, देन दिस इज योर टिंडल इफेक्ट. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सॉल्यूशन है, कौन कोल्लॉइडल सॉल्यूशन है या कोल्लॉइड है. कोल्लॉइड को कोल्लॉइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं. जैसे नमक में हम पानी घोल दें, ट्रू सॉल्यूशन है ना. नमक में हम पानी घोल दें या पानी में नमक घोल दें, ट्रू सॉल्यूशन है. पानी में मिल्क मिला दे, कोल्लॉइडल सॉल्यूशन हो गया. ब्लड हमारा क्या है, कोल्लॉइडल सॉल्यूशन है ना. तो कह रहा है कि कौन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा. तो जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा. तो लाइम जूस जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि इनके पार्टिकल्स 1 मिलीमीटर से कम डायमीटर के होंगे. लेकिन चॉक पाउडर ये सस्पेंशन का उदाहरण हो गया. फ्रेशली मिक्स्ड विद वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, कोल्लॉइडल सॉल्यूशन हो गया. स्टार्च सॉल्यूशन कोल्लॉइडल सॉल्यूशन हो गया. तो कोल्लॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते. सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी. बहुत ही बेहतरीन सवाल. अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये क्वेश्चन तो आपका नहीं ही बनने वाला है. अब एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा. हमारा जो CDS 123 के लिए प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है और इसमें अभी एनरोलमेंट जारी है, इसमें एडमिशन जारी है. इस कोर्स की जो फी थी वो 5999 थी, लेकिन CCA 60 कोड अप्लाई करने पर आपको 60% के डिस्काउंट के बाद 2399 में ये कोर्स आपको मिल रहा है. इसके फीचर्स हैं 450 प्लस लाइव क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं, 400 प्लस क्लास PDF दिए जा रहे हैं, 10 प्लस मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मैगजीन और सब्जेक्ट वाइज ई बुक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना. तो यह है CDS के लिए. OTA के लिए अगर आप चाहते हैं तो 1999 में मिल रहा है इस कोड को अप्लाई करने के बाद. फीचर्स वही हैं. CAPF पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारा बैच आ रहा है 2399 में, है ना. अगर फीचर्स की हम बात करें 400 लाइव क्लासेस, 350 प्लस क्लास PDF, 10 प्लस मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मैगजीन और सब्जेक्ट वाइज ई बुक. उसके बाद CDS 1 एंड CAPF 23 का कॉम्बो बैच आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा है 2799. आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following are the most favorable conditions for liquefying a gas? एक गैस को आप लिक्विड बनाना चाहते हैं, गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. बताइए. गैस को लिक्विड बनाना चाह रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तभी तो गैस है. हम क्या करेंगे, उसको नजदीक लाएंगे तब लिक्विड बनेगा, आकर्षण बढ़ेगा. तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा. टेम्परेचर को घटाने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन घटेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, है ना, अट्रैक्शन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, मतलब हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. तो गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर हम लो कर देंगे तो हमारा गैस लिक्विड बन जाएगा. आर्यन ने C उत्तर दिया है, थोड़ा सा चूक गया आप. सलोनी ने D उत्तर दिया है, प्रिंस राज ने B उत्तर दिया है, राजीव घोष ने D उत्तर दिया है. तो मिला जुला रिस्पॉन्स है लोगों का. पंकज राव ने B उत्तर दिया है. तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये याद रखिएगा, लिक्विड को गैस में बदलना है. तो अगले सवाल का रुख करेंगे हम लोग. देखो, एल्युमिनियम
बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अभी सारा टेस्ट हो जाएगा, कितना पढ़ रखा आपने, है ना। एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये सारे के सारे जो मेटल हैं वो उनका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो नीचे ओर है और सही ओर को मिलान करना है आपको। एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है, आयरन किससे निकाला जाता है, कॉपर किससे निकाला जाता है, जिंक किससे निकाला जाता है। तो देखो आपको पता होगा कि एल्युमिनियम के लिए होता है बॉक्साइट और, बॉक्साइट एल्युमिनियम का और है, मैग्नेटाइट आयरन का और है, मालाचाइट कॉपर का और है, और कैलेमाइन जिंक का और है। कैलेमाइन समझते हैं ना, जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन कहते हैं, जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, कैलेमाइन। तो कैलेमाइन किसका और है, जिंक का और है, जिससे हम जिंक निकालते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। प्रदीप ने कहा कि 10th का ए होगा, प्रिंस राज ने ए कहा है, कृष्ण का उत्तर आ गया ए, सलोनी का भी उत्तर आया है ए, इति शर्मा ने भी कहा है ए, चौधरी मनीष गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मंजीत कुमार प्रजापति ने डी कहा है, वो शायद पिछला क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। जैसे बॉक्साइट का मतलब होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड 2H2O, मैग्नेटाइट आप जानते हैं Fe3O4 को। उसके बाद मालाचाइट का मतलब क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड को मालाचाइट कहते हैं, है ना, Cu2CO3 and OH होल थ्रू। और कैलेमाइन बताइए, जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन कहते हैं। तो ये चारों जो और हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों स्क्रीनशॉट ले लें, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये चारों को मिलाकर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप, यानी इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप। किसमें COOH ग्रुप नहीं होगा, ये एसिड का ग्रुप है। आपके ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। बताइए, गोदावरी राठौर का उत्तर आ गया है ए, सॉरी पता नहीं इसका है या किसी और का है, इसलिए नंबर जरूर दीजिएगा। 11th का कौन सा उत्तर आ रहा है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। मंजीत का ए उत्तर आ गया। देखो, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपका विटामिन सी है, ये है विटामिन सी, तो ये आपका एसिड नहीं है, इसमें COOH ग्रुप नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, दिस इज योर विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या था, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, तो बाकी सब एसिड है, लेकिन ये क्या है, विटामिन सी है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COOH ग्रुप नहीं है। घोष जी का उत्तर बिल्कुल सही है, बाकी लोग गलत हैं, बाकी लोग गलत हैं, तैयारी की जरूरत है। द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स, ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि जगह जगह पे एक सिलेंडर लगा होता है आग बुझाने के लिए, रेड वाला, है ना, उसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं ना, सोडा अम्ल अग्निशामक। इसमें क्या होता है, आपके ऑप्शंस देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस जो है वो आग बुझाती है ना, तो ये आग बुझाता है। ऑक्सीजन आग लगाता है और CO2 जो है वो आग बुझाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। When a longitudinal wave moves through a certain medium, the quantity which is transmitted through the medium is, जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम से गुजरता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जाता है ना, वेव
कैरी करता है। हमने जब वेव स्टार्ट किया होगा साउंड पढ़ाते वक्त, तो वेव क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होता है जो कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। मैटर केवल, है ना, एनर्जी केवल, एनर्जी और मैटर दोनों एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। नन ऑफ द अबव, बताइए, ठीक है। तो वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जाता है, केवल एनर्जी को, केवल एनर्जी को। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। शाबाश, सभी सही है इस बार। घोष साहब, कृष्णा कुमार, सलोनी, इति शर्मा, मंजीत कुमार, कृष्णा और प्रदीप कुमार 13 का बी, चौधरी मनीष बी, गोदावरी राठौर बी। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगा था ये गलत होगा, लेकिन आप लोगों ने सही कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। बोलता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट यूरेनियम 235 इज। यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, जल्दी बताएंगे आप लोग। बताइए प्रिंस राज साहब। 13 का उत्तर आपका आया है बी, वेरी गुड। घोष साहब डिलीट कर दिए मैसेज। अब देखो, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और एटॉमिक मास है 235। हमने आपको पढ़ा रखा है कि अगर किसी एलिमेंट का, किसी तत्व का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या और मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या गिवन है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे, और जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या बताया था? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बताया था कि मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, मतलब 235 माइनस कर देंगे हम लोग 92। 235 माइनस 92 करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, है ना। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पूछ रहा है। अगर पूछता कि प्रोटॉन्स कितने होंगे तो बोलिएगा 92, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो 92, लेकिन न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे इसको घटा देते हैं। तो किसी भी एटम का या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए इससे इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे। तो सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। सीख गए आप लोग? चलो अब आओ, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। जो बना देंगे समझूंगा कि अच्छी है तैयारी। बोलता है एक स्नोबोर्ड को खींचा जा रहा है एक रस्सी के द्वारा ऊपर की तरफ। एक स्नोबोर्ड को एक रस्सी से बांधकर ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, एक पहाड़ के ऊपर, ऐसे पहाड़ से ऊपर खींचा जा रहा है, और वो स्नोबोर्ड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अगर 3000 वॉट का पावर यूज किया जा रहा है स्नोबोर्ड को खींचने में, तो कितना फोर्स उस पर लगाया जा रहा है ऊपर की तरफ? फिर से सवाल को सुनिएगा ध्यान से। एक स्नोबोर्ड को रस्सी से बांधकर ऊपर की तरफ पहाड़ पर खींचा जा रहा है, और वो स्नोबोर्ड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अगर खींचने वाला 3000 वॉट पावर लगाकर उसे खींच रहा है, तो फोर्स उस पर कितना लग रहा है? हमें गिवन क्या क्या है? हमारे पास जो डेटा है वो ये है, हमारे पास जो डेटा है वो ये है, वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास पावर दे रखा है 3000 वॉट। हमें निकालना है फोर्स। अब हमें रिलेशन चाहिए पावर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। पावर आप जानते हैं वर्क डन बटा टाइम होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटा समय क्या हो जाएगा? शक्ति। और कार्य क्या होता है? तो फोर्स गुना विस्थापन।
वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन, और बटा हो गया टी, पहले से था। अब विस्थापन बटा समय क्या हो जाता है, तो वेलोसिटी हो जाता है। तो पावर का एक फॉर्मूला और आ गया, फोर्स गुना वेलोसिटी। पावर का एक फॉर्मूला आ गया, फोर्स गुना वेलोसिटी। तो पावर अगर होता है फोर्स गुना वेलोसिटी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा पावर बटा वेलोसिटी। पावर कितना दे रखा है, 3000 वॉट, वेलोसिटी है 5, तो ये 6 बार में आ जाएगा, मतलब हो गया 600 न्यूटन। फोर्स हो गया हमारा 600 न्यूटन। समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ? 600 न्यूटन हो गया। तो पावर जो होता है वो फोर्स गुना वेलोसिटी होती है। ओके, तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम या फोर्स गुना वेलोसिटी। तो पावर अगर फोर्स गुना वेलोसिटी है तो फोर्स कितना हो जाएगा, पावर बटा वेलोसिटी। फोर्स को यहाँ पे रखो, ये नीचे जाएगा, तो पावर बटा वेलोसिटी। पावर है 3000 वॉट, वेलोसिटी दे रखी थी 5 मीटर पर सेकेंड। 600 न्यूटन शुड बी द राइट ऑप्शन। कितने लोगों ने हाँ इसको करवाया है पहले भी हम लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following is not true for an electromagnetic waves? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्लासेस यूट्यूब पर हमने बहुत बार ले रखी हैं। कई क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों पे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे जो है थोड़े से घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है आपको, नॉट को पहले हम घेरेंगे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि फिर ट्रू वाला लगा कर चला जाता हूँ और फिर आप लोग चिल्लाते रहते हैं, सर नॉट बोल रहा था, नॉट बोल रहा था, नॉट बोल रहा था, और मैं अगले क्वेश्चन पे निकल लेता हूँ बिना कमेंट आपका देखे हुए। तो वो नहीं करना मुझे। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। ओके, आपको लग रहा होगा कि बहुत धांसू क्वेश्चन है ना, आपको कुछ नहीं करना है, धैर्य से सारा ऑप्शन पढ़ना है ना, आराम से पढ़ना है, जो वाहियात होगा ना वो झलक जाएगा। हमने एक लाइन बस आपको पढ़ाई थी, याद कीजिए, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे आयांतरिक अनुप्रस्थ तरंग हुआ करती हैं। और ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये जो वाहियात ऑप्शन था, दूर से झलक रहा था, ये सब अब बाकी कोई भी कह रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने क्या पढ़ाया है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, आयांतरिक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सो सी शुड बी द राइट ऑप्शन। तो बिल्कुल जो वाहियात ऑप्शन होगा वो दिख जाएगा, हजारों के बीच भी दिख जाएगा, है ना। कुछ कैरेक्टर उसके पास ऐसे होते हैं। फिर से एक है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा आपको पढ़ाया है, ट्रिक बताया था कि जो गामा है ना वो एक्स यूवी से, एक्स यूवी कार होती है, गामा एक्स यूवी से इंदौर मिलने गया रानी से, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा से गामा, एक्स से एक्सरे, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। तो इंदौर से इंफ्रा, मिलने से माइक्रो, रानी रेडियो वेव। तो गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो गामा एक्स यूवी से इंदौर मिलने गया किससे? रानी से। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इसके अलावा ऑप्शन में जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा, है ना। तो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बाकी लाइट, ये विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जितना पोर्शन आप देख पाते हैं, जो हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव है, उसको विजिबल लाइट कहते हैं या सिंपल लाइट हम कहते हैं। ओके, तो सही उत्तर यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है जी। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मंडे टू फ्राइडे आपकी जो टाइमिंग है वो 4 बजे है, लेकिन वहीं पर सैटरडे को आपकी टाइमिंग 6 to 8 है। 6 to 8 है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात को। तो मंडे टू फ्राइडे हमारी टाइमिंग 4 PM जिसमें हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, और सैटरडे को 6 to 8 होगी, है ना, जिसमें हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं। तो एक दिन प्रैक्टिस के लिए भी तो चाहिए ना। अरे 5 दिन आप थ्योरी पढ़ रहे हो और एक दिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो 4000 से 7000 नैनोमीटर, सॉरी 400 to 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रम के बीच का जो रेंज है वो हमारी आंखों पे इफेक्ट डालती हैं, हमारी आंखें उसे महसूस कर पाती हैं, और उसी को हम लाइट या विजिबल लाइट कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। हीरे की चमक की वजह क्या होती है? हीरे की चमक की वजह क्या होती है? जल्दी बताइए। हमने आपको पढ़ाया होगा कि हीरा तराशे जाने से पहले सिर्फ एक पत्थर होता है। वो कारीगर होते हैं जो हीरे को इस अंदाज में तराशते हैं कि लाइट एक बार उसमें गया तो वापस नहीं होता, उसी में घूमता रहता है, और इस घटना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही काम एक टीचर का होता है। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो कि पत्थर है उसे तराश कर हीरा बना देता है। और ये शेर भी हमने बोला होगा वहां पे पढ़ाते वक्त कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए, मतलब सलीके से तराशा जाए। तो एक पत्थर को अगर हम सलीके से तराश दें तो वो हीरा बन जाएगा। सो राइट आंसर शुड बी TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, सभी का उत्तर सही है। एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने आ चुका है, और वो सवाल है कि जो फ्रियोफाइट्स हुआ करते हैं, फ्रियोफाइट्स आर द प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन। फ्रियोफाइट वो पौधे होते हैं जो कैसी जगहों पर उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, है ना? मॉइस्ट एंड शेडेड प्लेसेस, रॉकी एनवायरनमेंट, एरिड, एक्टिव वोल्केनिक लावा, है ना? जो नम छायादार स्थानों में उगते हैं, चट्टानी वातावरण में उगते हैं, शुष्क वातावरण में उगते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी लावा क्षेत्रों में उगते हैं। जल्दी बताइए। सादिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, जल्दी बताइए। ये सारी बातें हम थ्योरी में कर चुके हैं, बस आपको अप्लाई कर। फ्रियोफाइट्स, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे पौधे होते हैं जो एरिड एनवायरनमेंट में उगते हैं, है ना, मतलब शुष्क वातावरण में उगते हैं, डिजर्ट्स में उगते हैं जहां पानी बहुत कम होती है। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक अंदर जा सकती हैं। इन पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक अंदर जा सकती हैं, इवन कभी कभी तो वाटर टेबल को भी क्रॉस कर जाती हैं, है ना? तो ऐसे पौधों को हम फ्रियोफाइट्स कहते हैं, जो एरिड मतलब शुष्क वातावरण में उगने में सक्षम होते हैं, उस काबिल होते हैं। और ऐसे वातावरण में उगने में काबिल क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी जड़ें काफी डीपली पेनिट्रेट करती हैं सॉइल को, वाटर टेबल से नीचे तक इसकी जड़ें जा सकती हैं। ओके, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, फ्रियोफाइट्स आर द प्लांट्स adapted to grow in arid environment. Friophytes are the deep rooted plants. जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं to obtain water deep inside the ground. They are named so because they are derived water from the phreatic zone. वाटर टेबल के नीचे जो जोन है उसको फ्रिएटिक जोन कहते हैं, वहां से भी वाटर खींच लेते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रियोफाइट्स, है ना? फ्रिएटिक जोन से भी ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो वाटर टेबल से नीचे होता है। ओके, इसीलिए इसे फ्रियोफाइट्स कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सिलेंट्रेटा या निडेरिया? सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ जो है हमारा, जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, उसको निडेरिया भी कहते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया होगा जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, वहां पे बताया होगा
कि जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं, वो एनिमल्स जो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिसको हम नीडोब्लास्ट कहते हैं, दंश कोशिका कहते हैं, है ना, दंश कोशिका। नीडोब्लास्ट नामक जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक जहर या जहरीला पदार्थ भरा होता है ना, और इधर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसके सामने कोई शिकार आया तो ये क्या करेगा, उसमें जहर को डाल देगा, शिकार बेहोश हो जाएगा, उसको खा लेगा। या कोई दुश्मन है, उसको बेहोश कर दिया और भाग लिया। तो दिस इज द ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस, है ना, खुद की सुरक्षा करने के लिए या दूसरे पर वार करने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई सिलेंट्रेटा इज आल्सो नोन एज निडेरिया। अब इस संघ से बिलोंग करने वाले जंतु मैंने कहा था 3 याद रख लेना बस। एक हो गया आपका हाइड्रा, दूसरा हो गया ऑरेलिया जिसको जेलीफिश कहते हैं, और तीसरा हो गया एडम्सिया जिसको सी एनिमोन कहते हैं। सी एनिमोन यानी एडम्सिया भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन जो झलक रहा है वो है आपका यूप्लैक्टिला और साइकोन पॉरीफेरा संघ से, पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है। क्या आप जानते हैं कि आपका इकेनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, ये प्लेटीहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है, चपटी कृमि है ये दोनों, प्लानेरिया एंड लिवर फ्लू। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने कहा था बस ये 3 याद रखना, हाइड्रा ऑरेलिया जिसको जेलीफिश, एडम्सिया जिसको सी एनिमोन भी कहते हैं, इसका नाम क्या है, एडम्सिया। ऑरेलिया को हम लोग और क्या कहते हैं, जेलीफिश, क्या कहते हैं, जेलीफिश। तो ये 3 ही आपको कहा था याद रखने के लिए, और देखो यही 3 से क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं। बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट कैन बी रेफर्ड टू एज, जैसे किसी पौधे को आप खिड़की पे रख दो, है ना, गमले वाले पौधे को खिड़की पे रख दो, तो उसका जो तना है, मतलब जो शूट है ना, जो तना है वो बाहर की ओर, मतलब जिधर लाइट आता है उधर को मुड़ेगा। तो लाइट की तरफ तना का जो झुकाव है, शूट का जो बेंडिंग है, वो कहलाता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म। ओके, तो प्रकाश की ओर पौधे के पार्ट का जो झुकाव है वो कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो जो तना है वो हमेशा प्रकाश की ओर जाना चाहेगा। तो तना, प्लांट का जो तना है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो हमेशा लाइट से दूर भागेंगी, अंदर की तरफ, जमीन के अंदर की तरफ जाएंगी। तो जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, और तना जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। फोटोनेस्टी क्या है, फोटोनेस्टी क्या है, फोटोट्रोपिज्म और फोटोनेस्टी में क्या फर्क होता है, ये आप लोग मुझे बताइए। ये भी प्रकाश से ही स्टिमुलेट होता है, ये आप लोग बताएंगे मुझे, है ना, कि कई लोग फोटोनेस्टी भी लगा देंगे, जैसे ही फोटो देखा ना तो लगेगा लाइट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट रूट्स इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग, है ना, ये प्लांट रूट है, ये पौधे का रूट है ना, जड़ें हैं, और इसका जो एपिडर्मल सेल है, सबसे बाहरी जो लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। इन एपिडर्मल सेल से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं जिसको रूट हेयर्स कहते हैं, है ना, मूल रोम कहते हैं इसको, रूट हेयर्स, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, तो ये कहलाते हैं आपके रूट हेयर्स। आसान सा सवाल और सभी लोगों का सही है। सादिया अंसारी, सोनम यदुवंशी, सुभाष चंद्रा, सीडेस सूर्यांशी, चलिए कृष्ण कुमार, वेरी गुड, सभी का बढ़िया जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वार्ट्ज
जिसका इस्तेमाल हम लोग पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करते हैं उसमें क्या होता है, मतलब सिंपल है, इससे मत जाओ, ये इसको आप इग्नोर कर दो, है ना। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं किस मेथड से, तो उसको बोलते हैं पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसको छोड़ दो। क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज को कहां से निष्कर्षित किया जाता है, या क्वार्ट्ज में क्या होता है, हीलियम होता है, सिलिकॉन होता है, टिन होता है, टाइटेनियम होता है, बताइए। तो क्वार्ट्ज का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग क्वार्ट्ज या सिलिका कहते हैं, क्वार्ट्ज या सिलिका कहते हैं, है ना। तो सिलिकॉन हो गया इसका, सिंपल सा। एक और याद रख लीजिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कहते हैं कार्बोरंडम, है ना, या इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड, कृत्रिम हीरा। और इसका इस्तेमाल अत्यधिक कठोर पदार्थों को काटने के लिए किया जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम या आर्टिफिशियल डायमंड भी कहा जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज या सिलिका के नाम से जाना जाता है। ओके, सो यहाँ पे बी उत्तर था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, है ना, जल की कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, बताइए। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सॉरी। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट ऑप्शन, है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमने जल की कठोरता पर रखी है कि दो तरह की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता क्यों होती है और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, हमने बहुत सारे उपाय पढ़े हैं, रेजिन मेथड पढ़ाया है, कैल्गन मेथड पढ़ाया है ना। चलिए, तो उसमें आपने देखा होगा इसको। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, जिसको हम काल्गन भी कहते हैं। ये पानी में हम डाल देंगे तो जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में बदल जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को और हम किस नाम से जानते हैं, काल्गन। तो अगर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डालकर हम वाटर को पीने लायक बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्गन प्रोसेस। क्या कहते हैं, कैल्गन विधि, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी एनायन, फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनायन X is Na2X, है ना, then the formula of its aluminium salt will be। क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि अगर है एक सोडियम सॉल्ट एनायन का फॉर्मूला, एनायन X के सोडियम सॉल्ट का फॉर्मूला Na2X है, Na2X है, X क्या है, एनायन। तो इसके एल्युमिनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, हम कोई भी केमिकल कंपाउंड कैसे लिखते हैं, उसकी वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। Na2X है, इसका मतलब क्या है, एनायन की वैलेंसी रही होगी 2 और केटायन की वैलेंसी रही होगी 1, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया क्या, Na2X, है ना। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड दिया हुआ है तो उसकी हम वैलेंसी लिख सकते हैं, जैसे NaCl लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है ना। तभी दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, NaCl और 1 को तो काउंट हम करेंगे नहीं। तो यहां से हमें एनायन की जो वैलेंसी है वो मिल गई, एनायन की वैलेंसी है 2। अब हम एल्युमिनियम सॉल्ट इसका लिखना चाह रहे हैं, इसका एल्युमिनियम सॉल्ट लिखना चाह रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया होगा, तो एनायन का तो वैलेंसी आ गया 2 और एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा Al2x3, Al2x3, ऑप्शन नंबर
सी जो है वो सही उत्तर है। आसान सा सवाल, पर 9th का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। ऑप्टिकल फिनोमेनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल जो जाता है उसमें कौन सी फिनोमेना जिम्मेदार होती है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सिंपल सा बोले तो ये बोल सकते हैं। उसी क्वेश्चन को थोड़ा इतना सारा घुमा फिरा कर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो हमने कहा था कि TIR पे कौन कौन सी चीजें काम करती हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ करते हैं? एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हम सिग्नल कम्युनिकेशन में करते हैं। तो TIR पे बेस्ड है आपका ऑप्टिकल फाइबर, TIR पे बेस्ड है आपका मिराज का बनना, लूमिंग का बनना, हीरे की चमक, एयर बबल जो चमकते हैं वो सब TIR के कारण होते हैं। तो सिंपल सा हो जाएगा TIR दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी शुड बी द राइट ऑप्शन। मंजीत कुमार प्रजापति, सुभाष चंद्र, सादिया अंसारी, हेमंत, सोनम, सभी का उत्तर इस बार हो गया है सही। आगे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज आर करेक्ट। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में कौन सा जो है वो सवाल सही है? अब देखो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है। एक होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी, अच्छा माइक्रोस्कोप के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, अब बताइए। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य है, या कौन से कथन सत्य हैं? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो इज आर आपके एग्जाम में दिया हुआ है कि बोथ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर कॉन्वेक्स लेंसेज। ये तो बिल्कुल सही है। आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों का नेचर क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है माइक्रोस्कोप में। तो पहला तो बिल्कुल सही है ना। पहला बिल्कुल सही है कि बोथ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लेते हो तो जो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो हमारे आंख के पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आई पीस। दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं। तो पहला तो सही है। इसका मतलब ए और डी में से कोई उत्तर होगा, है ना। इसका मतलब बी और सी तो खत्म हो गया, क्योंकि उसमें ए तो शामिल है नहीं, है ना। अब देखो, बोलता है द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। मैग्निफिकेशन जो होता है माइक्रोस्कोप का इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। फिर बोल रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब। लेंथ पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद है द आई पीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज अ कॉनकेव लेंस। तो आई जब दोनों कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव वाला तो होगा नहीं, तो चौथा तो आपका हो गया गलत। चौथा गलत हो गया, मतलब डी तो होगा नहीं। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 एंड 3। ठीक है, चलिए। तो माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही बता दिया इसको। Which one of the following gemstone contains beryllium metal? किस रत्न में बेरिलियम धातु पाया जाता है? किस रत्न में बेरिलियम धातु पाया जाता है? जल्दी बताइएगा। किस रत्न में बेरिलियम धातु पाया जाता है? टोपाज मतलब पुखराज, एमराल्ड मतलब पन्ना, रूबी जिसको हम माणिक्य या पद्मराज कहते हैं, ब्लू सफायर मतलब नीलम। किसमें बेरिलियम धातु पाया जाता है? रत्नों का क्वेश्चन आ गया, बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। नहीं, कॉपी में नहीं लिखना, इसका PDF दे दिया जाएगा। आप लोग बस उत्तर दीजिए, जल्दी बताइए। इसका जो सही उत्तर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट ऑप्शन, एमराल्ड दैट इज पन्ना। lowering the atmospheric pressure on a liquid
increases the boiling point of the liquid, lowers the boiling point of the liquid, does not affect the boiling point of the liquid, increases the time required for its boil. किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर, वायुमंडलीय दाब कम करने पर लिक्विड का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या बॉयल होने में टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से, है ना, बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है वो लोअर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये तो सबको पता होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, दो कॉलम आपके पास दिया गया है, एक लिस्ट है पहला और एक लिस्ट है दूसरा। इसमें जीवों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उसके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, साइंटिफिक नाम। जैसे हम लोगों का साइंटिफिक नाम क्या होता है? जैसे आम का साइंटिफिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। आम का साइंटिफिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका, है ना, इंडिका। ये वाला जो पहला नाम है वो जीनस यानी कुल को बताता है, और ये जो दूसरा नाम होता है ये बताता है स्पीसीज को, जाति को, कि किस जाति का है। तो हर ऑर्गेनिज्म का दो नाम रखा गया है और इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति। दिया था किसने? कैरोलस लिनियस ने या कार्ल लिनियस ने। आप उसको कैरोलस लिनियस भी बोल सकते हो, कार्ल लिनियस भी बोल सकते हो। जैसे मेंढक का जो साइंटिफिक नाम है वो है रैना टिग्रीना। क्या है? मेंढक का क्या है? रैना टिग्रीना। देखो, रैना टिग्रीना। इसमें पहला नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, दूसरा वाला जो नाम है स्मॉल लेटर से शुरू होगा। और आप लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन करेंगे, लेकिन छाप रहे हैं तो इसको इटैलिक में लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि वो पता चलता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। आदमी का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस सेपियंस। कैट का जो रासायनिक नाम है वो है फैलिस डोमेस्टिका। काऊ का बॉस इंडिकस और डॉग का कैनिस फैमिलियरिस। कम से कम ये चार का याद रख लीजिए, इसका और इसका भी याद रख लीजिए, आम का है ये। तो ऑलरेडी मैच किया हुआ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। कैट जो है वो घरों में रहता है, देखो, काऊ बॉस इंडिकस, डॉग फैमिली के साथ हमेशा रहता है, तो कैनिस फैमिलियरिस, है ना, फैमिली में घुल मिल जाता है, तो डॉग का है क्या? कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैचिंग था। अब इस तरह का सवाल जब आता है तो आपके दिमाग में थोड़ा सा खलबली मचता है कि अरे ये तो बिल्कुल मिला है, ये उत्तर कैसे हो सकता है, इतना आसान सवाल कैसे दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन इन मैमेलियन सेल इज करेक्ट? प्रोटीन के बारे में कौन सही है ना। बोलता है कि प्रोटीन इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन। हमारे सेल के अंदर, हम लोग भी मैमल हैं, तो जो मैमेलियन सेल्स हैं, है ना, स्तनधारियों की जो कोशिकाएं हैं, जैसे हम लोगों की कोशिकाओं में, बोलता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है ना, जो कि निहायत गलत ऑप्शन है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन नहीं बनती, हमें करेक्ट उत्तर चुनना है। बोलता है कि प्रोटीन जो होता है नॉट सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड। हमारे सेल में इसका संश्लेषण नहीं होता, इसे हम फूड के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। गलत है, हमारे सेल के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये बोल रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, निहायत ही जो है वो, सॉरी दो है और देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। प्रोटीन इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी एपैरेटस। अब ये दो है, इसमें आप सोचिए, दो मैंने 50-50 कर दिया, दो ऑप्शन मैंने काट दिए।
अब इन दो ऑप्शन को चुनकर सही उत्तर आपको देना है। देखते हैं कि कौन सही उत्तर देता है। तपन कुमार कह रहे हैं कि सर आपका ऑनलाइन वेंचर्स वाला बैच, ये ऑनलाइन वेंचर जो है वो अब सीडीएस एग्जामपुर हो गया है ना। सीडीएस सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप चैनल के नाम से वो चेंज हो गया है ना। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि गोल्गी बॉडी का कोई रोल नहीं है, गोल्गी बॉडी का कोई रोल नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस में। आप जानते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसकी सतह पे राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन, डायरेक्ट तो राइबोसोम नहीं दिया हुआ है लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स के कण अटैच्ड हैं, जिसके सरफेस पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स अटैच्ड हैं, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप से देखने पर रफ दिखता है। और ये राइबोसोम दरअसल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का उत्तर सी था? सी था। क्लास की जो टाइमिंग होती है नंदिता, यूट्यूब पे अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पर हमारी जो क्लास होती है रोजाना 4 बजे हुआ करती है, 4 बजे शाम को। अगर हम बात करें कि मंडे टू फ्राइडे 4 बजे शाम को होती है, 4 से 5, और सैटरडे को होती है आपकी 6 से 8, 6 से 8 होती है यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये टाइमिंग आप लोग याद रख लो जरा, है ना। काफी बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है इसमें। आगे हम लोग बढ़ेंगे। Which one of the following statements about transport mechanism in plant is correct? प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बोलते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी। देखो, डिफ्यूजन क्या है? विसरण कहते किसे हैं? किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप जाना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। जैसे हमने यहाँ पे अगर बत्ती जला दी, उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल गई, हमें कोई एनर्जी लगी उसको फैलाने में? या आप लोग अगरबत्ती जलाकर ऐसे फैलाते हो कि उधर भी जाओ उधर भी जाओ? नहीं ना। पानी में एक जगह कलर डाल दिया, पूरा पानी रंगीन हो गया, है ना। तो ये अपने आप होता है। डिफ्यूजन में किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, पर ये कह रहा है कि एनर्जी लगती है डिफ्यूजन में। गलत हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस and small molecules across cell membrane against concentration gradient requires energy, ये वाला बिल्कुल सही है। जैसे सपोज करो कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कोई झिल्ली है, और इधर वाटर का हायर कंसंट्रेशन है और इधर वाटर का लोअर कंसंट्रेशन है। तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस अपने आप जाता है। लेकिन आप लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाओगे, मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तब आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल देन इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन। यानी इतना लैंग्वेज कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला बस याद रखना है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां पे एल क्या है? एल क्या है? लेंथ है सिंपल पेंडुलम का, और जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो सिंपल पेंडुलम है उसका बॉब का कुछ मास होगा m, ये m कहीं पे भी नहीं है ना। तो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बिल्कुल सही है, लेंथ पे डिपेंड करता है।
डिपेंड्स ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल डिपेंड करता है। बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब, गलत। फिर बोल रहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम ए, है ना। तो पेंडुलम ए के एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड कहाँ है इस फॉर्मूला में, कोई एम्पलीट्यूड आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन बी शुड बी द राइट ऑप्शन। अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्वेश्चन का लेवल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। द टर्म लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, या लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेज, या light amplification by stimulated energy of radiation. Tell me, what will be the full form of laser? Tell me. Vishal, you are right. T is equal to 2 pi under root L upon G. Very good. सही आपने फॉर्मूला बिल्कुल लिखा था। लेजर का मतलब क्या होता है सबको पता होगा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर करेक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, the acidity of the carboxylic acid depends on the number of carbon atoms present in the hydrocarbon chain। अब बताइए इसमें से कौन कौन सही है? इसमें से देखो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। जो एसिडिक कैरेक्टर है वो H प्लस पे डिपेंड करती है ना, H प्लस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन पे, कार्बन के चेन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब तीसरा ऑप्शन तो एकदम वाहियात है, तीसरा ऑप्शन तो घटिया है। बोलता है कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन। तो तीसरा तो खत्म हो गया। तो जिस जिस ऑप्शन में तीसरा है उसको आप तो काट दो, 50-50 हो गया। अब देखो पहला ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्युबल इन वाटर, जनरली सोल्युबल होते हैं पानी में एसिड्स, है ना। तो तीसरा हो गया खत्म। अब हमें देखना है केवल एक होगा कि केवल दो। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये बताओ आप कौन सा सही होगा, कौन सा इसमें जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर आपका, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो भी पानी में सॉल्युबल ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इनसॉल्युबल होता है ये गलत है। चलिए अच्छा सवाल है रोग वाला। लिस्ट 1 को 2 से मैच करके सही कोड को टिक करना है। डिजीज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा संभाल के, और बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। मिजल्स यानी खसरा, कालाजार मतलब कालाजार, और एथलीट फुट मतलब एथलीट फुट, एथलीट फुट। अब इधर है कि वो कवक से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है, सही मैच करना है। जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है। तो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम आप जानते होंगे, माइकोबैक्टीरियम लैप्री नामक प्रोटोजोआ से होता है। मिजल्स यानी खसरा जो है ना, वो एक वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो ए का हो गया आपका 3, बी का हो गया आपका 4।
कालाजार आप जानते हैं एक प्रोटोजोआ से होता है, तो सी का हो गया आपका 2। और एथलीट फुट ये कवक से होने वाला रोग है, तो 4 का हो गया 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर आपके डी में। 3 4 2 1। विशाल यू आर राइट। कृष्ण वेरी गुड। और बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं बन पाया क्वेश्चन? चलो इसको मैच करते हैं हम लोग। 2 लिस्ट आपके पास दिया गया है, उसको मैच करके ये जो सही कोड है उसको टिक करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री, हाइड्रोपोनिक्स, पोमोलॉजी, पाइलिनोलॉजी। अभी हमने बताया था कि पोमोलॉजी जो होता है वो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, पराग कणों के अध्ययन को पाइलिनोलॉजी कहते हैं, है ना। पाइलिनोलॉजी मतलब पराग कणों का अध्ययन, पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन। और हमने एक चीज पढ़ाया होगा हाइड्रोपोनिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग जल संवर्धन कह रहे थे, जल संवर्धन कह रहे थे। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी के बिना पौधा उगा लेते हैं। सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन। यानी मिट्टी में जितने पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितने भी चाहिए पोषक तत्व, उसका हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, एक घोल बना लिया और उसमें पौधा उगा लिया, है ना। सो सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, बिना मिट्टी का पौधा विकसित कर लेना, है ना, बिना मिट्टी का पौधा विकसित कर लेना पोषक माध्यम में। तो हमारा बी का हो गया 1, मतलब ग्रोइंग प्लांट कंटेनिंग न्यूट्रिएंट विदाउट सॉइल इन वाटर, सॉइल इन वाटर, बिना मिट्टी का पौधा ग्रो कर लेना पोषक तत्वों की उपस्थिति में। और एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ग्रोइंग ऑफ ट्री विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड। ओके, तो आपका ए का हो गया है 2, बी का हो गया है 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन बन के आ रहा है। फिर से 2 लिस्ट है, उसको मैच करना है हमें और सही उत्तर खोजना है, सही कोड को टिक करना है। ऑक्टोपस, जेलीफिश, सिल्वरफिश, बॉम्बे डक। इधर फाइलम है, इधर जीव है, इधर इसका फाइलम है। ऑक्टोपस किससे बिलोंग करता है, सिल्वर फिश किससे बिलोंग करता है, बॉम्बे डक किससे बिलोंग करता है। ओके, हमने कहा था कि ऑरेलिया यानी जेलीफिश सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, अभी पढ़ाया था। सिलेंट्रेटा से कौन बिलोंग करता है? ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी कहते हैं। तो बी का हमारा उत्तर हो गया 4, और सिर्फ एक हमें मालूम है तो बाकी सब मालूम हो गया। देखो बी का 4 ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में है, बाकी में बी का 4 कोई है ही नहीं। तो सिर्फ एक याद है तो ये क्वेश्चन बन गया। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, एक डायलॉग बहुत फेमस चल रहा है, देख रहे हो विनोद, मैं भी कह रहा हूं आपको। तो देख लिया विनोद, कितना काम का चीज मैंने पढ़ाया है। मैंने बोला था कि सिलेंट्रेटा में आपको 3 याद रखना है, एक है हाइड्रा, एक है ऑरेलिया जिसको हम लोग जेलीफिश भी कहते हैं, जेलीफिश, और तीसरा जंतु याद रखने के लिए बोला था एडम्सिया। बस यही 3 याद रखना है, एडम्सिया जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सी एनीमोन। तो सिर्फ हमें जेलीफिश मालूम है तो बाकी सब आपका क्लियर हो गया। यानी ए का हो गया हमारा 3। ऑक्टोपस आप जानते हैं मोलस्का से बिलोंग करता है। मोलस्का में ऐसे जंतु हैं जिसके कोमल शरीर होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, पढ़ाया होगा मैंने। सिल्वर फिश क्या है? तो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, ये कीट होता है। और ये जो बॉम्बे डक है एक मछली है, बॉम्बे डक है वो एक मछली है। सो ऑप्शन ए शुड बी द राइट ऑप्शन। देख लिया, चलिए अच्छी बात है। ओके, तो बहुत काम की चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको। एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल आ गया बायो से। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 करके सही कोड को टिक करना है, ठीक है जी। यह है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब चक्र। हिंदी में भी यही लिखेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन को क्या लिखते हैं? प्रकाश
रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, और इसको क्या लिखते हैं, प्रकाशहीन, प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल होता है कहाँ पे, रेस्पिरेशन में, श्वसन में, और लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। ये मान लिया हरित हरित लवक था, ये हरित लवक था, याद कीजिए डायग्राम, और इसके बीच जो स्पेस था, इस स्पेस में एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ था, जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ था, इसको हम स्ट्रोमा कह रहे थे। क्या कह रहे थे, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, है ना। इस स्ट्रोमा में सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जा रही थी। इन सिक्के जैसी रचनाओं को थाइलेक्वाइड कह रहे थे, इस तरह से बताया होगा मैंने। तो इन सिक्के जैसी जो संरचनाएं हैं उसको थाइलेक्वाइड कह रहे थे। और जैसे मैंने बोला होगा कि बच्चों को ढेर सारे सिक्के आप दे दो तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख कर एक पंच बना लेते हैं। तो ये जो थाइलेक्वाइड का बंच है, जो समूह है, उसको ग्रेनम कह रहे थे। और अगर प्लूरल में ढेर सारे ग्रेनम की बात करेंगे तो ग्रेना भी लिख सकते हैं इसको, ग्रेना। इसमें होता था लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थाइलेक्वाइड, या थाइलेक्वाइड के बंच को क्या कह रहे हैं, ग्रेनम या ग्रेना। तो याद रखना कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डार्क रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में, और क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार सवाल। इस तरह के सवाल में आपके फंसने की गुंजाइश। तो मैंने आपसे कहा कि भाई बायो ही में आपको फंसने के चांस होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आसान होते हैं आपके एग्जाम्स में। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड एलिमेंट्स इज करेक्ट। जो ब्लड एलिमेंट्स हैं या ब्लड सेल्स हैं उसके बारे में क्या सत्य है ना। आप जानते हैं कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और इस प्लाज्मा में बिखरी हुई होती हैं ढेर सारी कोशिकाएं। उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स या ब्लड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पसल्स। ये 3 तरह की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। उनके बारे में बोल रहा है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल। बोलता है कि रेड ब्लड सेल्स नंबर इज सेम एज व्हाइट ब्लड सेल्स। सही के गलत? तो आपको इसका निहायत वाहियात ऑप्शन है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या होती है 5 से 5.5 मिलियंस पर ml ऑफ ब्लड। 1 ml ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 6000 से 8000, 6000 से 8000 पर ml of blood. That is, when we take 1 ml of blood, then we have 6000 to 8000 WBCs. तो दोनों बराबर कहाँ होगा, है ना। गलत बोल रहे हैं ये। बोलता है द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज मोर देन रेड ब्लड सेल। ये निहायत वाहियात ऑप्शन है। रेड ब्लड सेल्स मिलियन में है, ये 1000 में है, तो WBC ज्यादा कहाँ है। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज हाईएस्ट। बिल्कुल, रेड ब्लड सेल का नंबर क्या होता है, हाईएस्ट होता है, क्योंकि प्लेटेलेट की अगर हम बात करते हैं, तीसरा जो है वो है प्लेटेलेट्स। ये कितना होता है, 1.5 से 3.5 लाख पर ml ऑफ ब्लड। ओके, और ये भी ऑप्शन कह रहा है कि नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स इज लोअर देन द प्लेटेलेट। गलत है, प्लेटलेट की संख्या लाख में है तो यहाँ पे मिलियन में है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the correct sequence of the different phases of cell division? इसके लिए एक ट्रिक मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, ट्रिक याद होगा, बताइए।
देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देंगे। एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। हिंदी में भी यही लिखेंगे, ऐसे लिखा मिलेगा, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज। ये कोशिका विभाजन की अवस्थाओं का सही क्रम नहीं है, सही क्रम में लिखना है। तो एक ट्रिक मैंने बताया था, बोला था पी मैट। क्या बोला था? पी मैट। पी मैट बोले तो सबसे पहले आएगा प्रोफेज, प्रोफेज 3 नंबर पे है, फिर आएगा मेटाफेज 4 नंबर पे है, फिर आएगा एनाफेज 1 नंबर पे है, फिर है टीलोफेज 2 नंबर पे है। सीक्वेंस हमारा बन गया है 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर डी में है माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना हो रहे हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट। पाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बोलता है कि फैट प्रेजेंट इन फूड इज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। भोजन में जो वसा मौजूद होता है उसका पाचन ट्रिप्सिन एवं कीमोट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है। स्टार्च लैपेज के द्वारा पचाया जाता है, फैट लैपेज के द्वारा पचाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड अमाइलेज के द्वारा पचाया जाता है। अब इसमें सही उत्तर की तलाश करनी, करेक्ट बोल रहा है ना। तो देखो फैट का डाइजेशन जो है वो लाइपेज करता है। फैट का डाइजेशन कौन करता है? लाइपेज करता है। इकलौता एंजाइम है फैट का डाइजेशन करने वाला। पर ये बोल रहा है कि ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन करता है, गलत है। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। स्टार्च का डाइजेशन अमाइलेज करता है, लाइपेज नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आपका ये हुआ, है ना। एमाइलेज न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं करता है, ये किसका करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी था। आसान सा सवाल। पी मैट कृष्ण, यू आर राइट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन से कथन या कौन सा कथन सत्य है? बोलता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। फिर बोलता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ऑक्सीजन का यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो मिट्टी से आता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूरिया से आता है। अब कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं। पौधे CO2 लेते हैं वातावरण से, भूमि से जड़ों के द्वारा लेते हैं जल, एनर्जी लेते हैं सनलाइट से। इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है पौधों में क्लोरोफिल, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, और बना लेता है पौधा अपना भोजन C6H12O6। और ऑक्सीजन तो ये देते हैं, ऑक्सीजन यूज नहीं करते, यूज करते हैं CO2, निकालते हैं ऑक्सीजन ताकि हम जिंदा रह सके। सो ए शुड बी द राइट ऑप्शन। कोई शक है इसमें? सारे लोग ए ही कह रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। विशाल बिल्कुल सही है आपका उत्तर। Which one of the following statements regarding insulin hormone is correct? इंसुलिन के बारे में कौन करेक्ट है? अच्छा सवाल, जल्दी से बताइए। इंसुलिन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ओके, इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में नहीं बनाया जाता। अब देखो यहां तक तो सही है, इंसुलिन का नेचर क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह बिल्कुल गलत है कि ये मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें बीटा सेल्स होती हैं, वो इंसुलिन का निर्माण करती है। सो पहला ऑप्शन वाहियात हो गया। इंसुलिन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। अरे भाई जब ये प्रोटीन है तो स्टेरॉइड ये हो नहीं सकता। जितने भी सेक्स हार्मोन है
वो सब स्टेरॉइड हैं। जैसे कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है स्टेरॉइड होगा, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड होगा। तो जब इंसुलिन प्रोटीन है तो स्टेरॉइड तो नहीं होगा, तो दूसरा तो वाहियात हो ही गया। इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन है, तो ये भी गलत हो गया। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। बाकी सब जो वाहियात था समझ में आ रहा था ना, यहाँ तक तो सही था, लेकिन ये बोल करके इसने गलत कर दिया। कुछ लोग होते हैं कि अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और अचानक उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि वो फिर सारी जो उसकी अच्छी बातें थी फिर गंदी लगने लगती है ना। एक ही बात में आदमी का इमेज खत्म हो जाता है। ओके, अगला सवाल हम लोग देखेंगे जो है लिस्ट को मैच करके सही कोड को टिक करने का, सही कोड को टिक करने का। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम है, कीटभक्षी पौधों के नाम, और इधर कॉमन नेम है और इधर इसका साइंटिफिक नेम है। उसको मैच करके सही कोड को टिक करना है ना। तो कीटभक्षी पौधे हैं, जैसे निपैंथिस को हम पीचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो निपैंथिस को हम पीचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, है ना। पीचर प्लांट को शुद्ध हिंदी में हम लोग ऐसे पीचर प्लांट ही लिख देते हैं, पीचर प्लांट, या घट पर्णी भी कहते हैं इसको, घट पर्णी। ब्लैडर वर्ट यानी यूट्रिकुलिया को हम ब्लैडर वर्ट के नाम से जानते हैं, डायोनिया को वीनस फ्लैट रैप के नाम से जानते हैं, और ड्रोसेरा को हम आम बोलचाल में सन ड्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैच किया हुआ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। और जब इस तरह का ऑप्शन मैच होने लगे तो आपको शक होने लगता है कि कहीं हमारा गलत तो नहीं जा रहा है। गलत नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखिए। ये प्लांट न्यूट्रिशन जब हमने पढ़ाया था तो वहां पे इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ाया था और ये बिल्कुल लाइन से यही लिखा हुआ था। सो ऑप्शन ए शुड बी द राइट ऑप्शन। याद रखना, ड्रोसेरा को सनड्यू भी कहते हैं, डायोनिया को विनस फ्लैट रैप, यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वर्ट, और निपैंथिस को हम पीचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। साइंटिफिक नाम है निपैंथिस, जनरली आम बोलचाल में इसे हम पीचर प्लांट भी कहते हैं। ये सब कीटों को खाने वाले पौधे होते हैं, कीटों को खाने वाले पौधे होते हैं। अब बोल रहा है कि कौन सा सेट सही से मैच किया गया है, कौन सा सेट सही से मैच किया गया है। बोलता है कि डिप्थेरिया, निमोनिया और कुष्ठ रोग ये सब अनुवांशिक रोग है, हेरिडिटरी डिजीज है, अनुवांशिक रोग है ना। डिप्थेरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग ये सारे के सारे अनुवांशिक है। क्या सही मैचिंग है क्या? आज तक आपने पढ़ा है कि डिप्थेरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग अनुवांशिक रोग है? ये डिप्थेरिया क्या है, निमोनिया क्या है, लेप्रोसी क्या है, ये सब जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखो एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। एड्स हो गया क्या, विषाणु से होने वाला रोग, सिफिलिस और गोनोरिया हो गया जीवाणु से होने वाला रोग। पर ये लिख रखा है कि ये सब के सब जीवाणु जनित रोग हैं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे एड्स क्या हो गया, अरे विषाणु से होने वाला रोग है, तो ये भी गलत मैचिंग मिल गई आपकी। कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्णांधता, जिसमें आदमी को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं हो पाता। उसके बाद हीमोफीलिया, जिसमें आदमी का ब्लड रुकता नहीं, हीमोफीलिया। उसके बाद सिकल सेल अनीमिया, जिसमें आरबीसी ऐसा हो जाता है हंसिया के आकार का, है ना, जिसे घास वगैरह काटते हैं। ये सब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये बिल्कुल सही है ना। ये सब के सब एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से होते हैं, तो ये सब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ना, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, एक्स गुणसूत्र से संबंधित बीमारियां। अब यहाँ पे देखो पोलियो, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और प्लेग, बोल रहा है ये सब कृमि से होने वाले रोग हैं, ये भी गलत है। पोलियो, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, है ना, ये दोनों वायरस से होते हैं और प्लेग आपका बैक्टीरिया से होता है। ओके, पर बोल रहा है कि ये निमेटोड मतलब कृमि से होता है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया।
अब कथन और कारण वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। देखते हैं कि क्या कहता है। बोलते हैं कि साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ध्वनि तरंगे निर्वात से भी संचरण कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं, चल सकती हैं। स्टेटमेंट दिया है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में भी चल सकता है। अब बताइए कि स्टेटमेंट both the statements are individually true. Statement is the correct explanation of statement 2. Statement 1 is the correct explanation of statement 2. तो पहला तो गलत हो गया। We all know that sound waves are the mechanical waves, and mechanical waves are those waves which require a material medium for their propagation. यांत्रिक तरंगे वैसी तरंगे होती हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम चाहिए होता है। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, ये निर्वात में नहीं चलती। जैसे चंद्रमा पे आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है जो साउंड वेव को कैरी कर सके। तो जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे जाते हैं एक दूसरे से वायरलेस सेट के द्वारा बात करते हैं, उसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव हैं, मतलब ये वैक्यूम में भी चल सकते हैं। मीडियम है तो मीडियम में भी चलेगा, वैक्यूम है तो वैक्यूम में भी चलेगा। तो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, ऐसा चुनना है। स्टेटमेंट 2 is the not correct. Both the statements are individually true. Both the statements are individually true. तो ये तो गलत हो गया। सी देखते हैं, स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false. स्टेटमेंट 1 is false but statement 2 is true, यानी डी सही, हमारा डी सही है। अच्छा सवाल 49 पे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो दुश्वारी होती है उसको क्या कहते हैं। हिंड्रेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये तो आसान सा सवाल है। The hindrance presented by the material of the conductor to the flow of electric current is known as, है ना, किसी तार से, किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो बाधा उत्पन्न की जाती है पदार्थ के कणों के द्वारा, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। और अंतिम सवाल आज के सेशन का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फ्लेमिंग, फैराडे, ऑस्टिड, मैक्सवेल। सबको पता होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था, जल्दी बताइए, आपके उत्तर की हमें प्रतीक्षा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले थे आपके H.C. ऑस्टिड साहब। दैट इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट ऑप्शन। तो आज के थे ये 50 बेहतरीन सवाल, और इसके आगे का हम सवाल अगले दिन करेंगे। अब आपको बैचेस के बारे में बता देता हूं कि हमारा जो प्रहार बैच है CDS 123 के लिए वो लॉन्च हो चुका है। अभी ऑफर चल रहा है, कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा CCA60। कोड अप्लाई करने के बाद 60% डिस्काउंट के बाद 2399 में ये बैच आ रहा है। फीचर्स तो आप जानते हैं कि हमारे बैचेस के काफी तगड़े, 450 प्लस लाइव क्लासेस, 400 क्लास PDF, 10 प्लस मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मैगजीन एंड सब्जेक्ट वाइज ई बुक। उसके अलावा OTA के लिए हमारे पास है 1999 रुपए में। उसके बाद CAPF पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हमारे पास जो बैच है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 2399 में, और फीचर्स आपके बिल्कुल सेम है इसमें। CAPF और CDS 1 और CAPF 23 के लिए कॉम्बो बैच हमारा आ रहा है 2799 में। और इन सभी इंफॉर्मेशंस को अपने तमाम दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचा दीजिए।
और हमारी जो टाइमिंग है एक बार फिर से आप देख लीजिए कि हमारी जो टाइमिंग है यूट्यूब पर वो है 4 से 5 बजे शाम को। किस पे? यूट्यूब पे, जिसमें हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपका मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को हमारा जो टाइम है वो है 6 to 8, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, मतलब मंडे को 4 से 5। तो दीजिए आज के लिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।
यहाँ पे खाली है अनिकेत भाई। अनिकेत भाई ये वाला खाली, बस 5 मिनट में कर देंगे, 5 मिनट में बस आप सेट करवा दीजिएगा। एसएससी वाला पे है, इसके बाद मेन क्लास है, ठीक है। एक छोटा सा इवेंट